स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ATG क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे गुप्त काल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में, और इस वीडियो में हम उसी के आगे पढ़ेंगे। लगभग 30 क्वेश्चन हुए थे, आज उसके आगे पढ़ते हैं। तो लगभग हमारे 30 क्वेश्चन हो गए थे, आज उसके आगे के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है। इसके लिए जो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए दिया हुआ है भीतर गांव का मंदिर, ऑप्शन बी है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ऑप्शन सी है भूमरा का शिव मंदिर और डी है तिगवा का विष्णु मंदिर। तो बताना है कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब यहाँ से हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो दिख रहा है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ये सही हो जाएगा। तो ये क्या है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है कि अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जो अजंता की गुफाएं हैं उनमें से कौन कौन सी गुफाओं का निर्माण जो है वह गुप्त काल के समय हुआ है। तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है 14, 15 एवं 16, ऑप्शन बी है 2, 3 एवं 4, ऑप्शन सी है 16, 17 एवं 19 और ऑप्शन डी है कि सभी गुफाओं का। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ से वह हो जाएगा आपका ऑप्शन जो दिख रहा है, ऑप्शन सी जो है यहाँ से सही हो जाएगा 16, 17 एवं 19। तो 16, 17 और 19 नंबर की जो गुफा है उनका निर्माण कब हुआ, तो गुप्त काल के समय हुआ। तो याद रखना है गुप्त काल के समय अजंता की किन गुफाओं का निर्माण हुआ, तो 16, 17 और 19। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे। यानी पूछ रहा है कि जो अमरकोश है उसके लेखक अमर सिंह, अमरकोश के लेखक कौन है, अमर सिंह है। तो यह किस शासक के दरबार से जुड़े थे ऐसा पूछ रहा है। तो इसके लिए जो विकल्प है, ए है समुद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त प्रथम, सी है स्कंदगुप्त और डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे डी जो है यहाँ से राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार से जुड़े थे कौन, अमर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि गुप्त संवत 1319 से 1320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। यानी कि गुप्त संवत जो प्रारंभ करने का श्रेय है वह किसे दिया जाता है। तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। तो यहां से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ए जो है यहां से सही हो जाएगा। यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है यही सही हो जाएंगे। तो किसको इसका श्रेय दिया जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया। यानी कि वह अवसर बताना है जिसकी वजह से चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया। तो इसके लिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, बी है शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, सी है हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ से राइट हो जाएगा, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस दरबार का दरबारी कवि था। यानी कि पूछ रहा है जो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं, तो यहाँ से ये भी याद रखना है कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो हरिसेन है। यह किस दरबार के दरबारी कवि थे ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है कनिष्क और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ए जो है यहाँ से राइट हो जाएगा, समुद्रगुप्त। तो हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था, तो समुद्रगुप्त का। और हरिसेन ने कौन सा अभिलेख लिखा, तो प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है।
इसके लिए जो आपके ऑप्शन हैं, व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, ऑप्शन सी है प्रचुर मात्रा में स्वर्ण पदक सिक्के चलाए जाने के कारण, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी के कारण। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो दिख रहा है यहाँ से, यही सही हो जाएगा कि कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण गुप्त युग को क्या कहा जाता है? क्लासिकल युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि सारनाथ में धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? तो सारनाथ के धमेख स्तंभ का निर्माण बताना है किस काल में हुआ। तो ए है मौर्य, बी है कुषाण, सी है शुंग और डी है गुप्त। तो यहाँ से जो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गुप्त काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है कि गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था, यानी कि गुप्त काल में जो सोने की मुद्रा चलाई जाती थी उसे क्या कहा जाता था, ऐसा पूछा गया है। ए है दिनार, बी है कसारपण और सी है निष्क, डी है काकिनी। तो जो सही जवाब यहाँ से हो जाएगा इस क्वेश्चन का वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा दिनार। तो गुप्त काल की जो सोने की मुद्रा थी उसे क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन है बाणभट्ट, ऑप्शन बी है चंद्र बरदाई, ऑप्शन सी है हरिसेन और ऑप्शन डी है कालिदास। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का वह हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है डी जो सही हो जाएगा यहाँ से, कुमार संभवम किसकी रचना है? कालिदास की। चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय किस युग में स्थापित हुआ? तो ए है मौर्य काल, बी है कुषाण, सी है गुप्त और डी है पाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गुप्त जो है यहाँ से सही हो जाएगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय का युग कौन रहा है? गुप्त युग या गुप्त काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी, बताना है जो भू राजस्व की दर थी गुप्त युग में वह क्या थी? तो इसके लिए ऑप्शन ए है उपज का चौथा भाग, बी है उपज का छठा भाग, सी है उपज का आठवां भाग और डी है उपज का आधा भाग। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ से राइट हो जाएगा। उपज का जो छठा भाग था वह किसके रूप में लिया जाता था? भू राजस्व की दर के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है गुप्त काल, ऑप्शन बी है प्रतिहार काल, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट काल और ऑप्शन डी है सातवाहन युग। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गुप्त काल। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो जो ऑप्शन है गुप्त वंश, ऑप्शन बी है पाल देश, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट और ऑप्शन डी है प्रतिहार। तो जो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गुप्त वंश जो यहाँ से है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है कि दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? यानी कि दिल्ली स्थित जो मेहरौली लौह स्तंभ है, क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मंदिर के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो इसके लिए ऑप्शन है ए अशोक, बी है चंद्र, सी है हर्ष और डी है अनंगपाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन बी जो है वह राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है कि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था। इसके नायक को बताना है कि मालविकाग्निमित्रम नाटक का जो नायक था वह कौन था? तो ए है पुष्यमित्र शुंग, बी है गौतमी पुत्र सातकर्णी, सी है अग्निमित्र और डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो सही जवाब है इस क्वेश्चन का वह हो जाएगा यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा अग्निमित्र। तो अग्निमित्र क्या था? मालविकाग्निमित्रम जो नाटक है इसका क्या था? नायक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन है ए है एरण,
बी है गया के, सी है नालंदा के और डी है प्रयाग के। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है डी, यहाँ से राइट हो जाएगा प्रयाग के। तो सैनिक उपलब्धियों का वर्णन कौन से अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग के जो स्तंभ लेख हैं उसमें दिया गया है इनके उपलब्धियों का वर्णन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में या निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो ए है, ऑप्शन ए दिया हुआ है गुप्त काल में, ऑप्शन बी है मौर्य काल में, ऑप्शन सी है चोल काल में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि कौन सा काल था जिसमें स्त्रियों को पुरुषों के बराबरी का अधिकार था। तो जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ से वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ से सही हो जाएगा गुप्त काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? इसके लिए जो ऑप्शन है ए मौर्य, बी है कुषाण, सी है गुप्त और डी है शुंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। तो गुप्त राजवंश जो है हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो ऑप्शन ए है मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, सी है विक्रमोर्वशीयम और डी है जानकी हरणम या जानकी हरण। तो जो इस क्वेश्चन का यहाँ से सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ से राइट हो जाएगा। जानकी हरण जो है यह किसका? कालिदास का नाटक नहीं है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अजंता की गुफाओं के सरीखी या जैसी, अजंता की गुफाओं जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो इसके लिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बाघ यानी कि थार, बी है उदयगिरी विदिशा, सी है मांडू और डी है कहीं नहीं। तो जो सही जवाब है इस क्वेश्चन का वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ से राइट हो जाएगा बाघ। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया, यानी गुप्त वंश ने कौन सी अवधि में शासन किया ये बताना है। तो ए है 319 से 500, बी है 319 से 324, सी है 325 से 375 और डी है 566 से 597। तो यहाँ से जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 319 से लेके 500 ईस्वी तक गुप्त वंश ने शासन किया। नेक्स्ट है कि बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। तो ए मौर्य काल में, बी है कुषाण काल में, सी है गुप्त काल में और डी है हर्षवर्धन काल में। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गुप्त काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कुषाण काल में, ऑप्शन बी है गुप्त काल में, ऑप्शन सी है मौर्य काल में और ऑप्शन डी है हिंद यवन काल में। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ से राइट हो जाएगा गुप्त काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है कि यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन है भगवत गीता, ऑप्शन बी है अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन सी है कुमार संभवम और ऑप्शन डी है कामसूत्र। तो जो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है अभिज्ञान शाकुंतलम जो है सही हो जाएगा। यानी कि ये क्या है? यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ए है भीतरगांव लेख से, ऑप्शन बी है विलसत स्तंभ लेख से, ऑप्शन सी है एरण अभिलेख से और ऑप्शन डी है भीतरी स्तंभ लेख से। तो यहाँ से जो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एरण अभिलेख से। तो सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एरण अभिलेख से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, ए है बयाना भरतपुर, बी है देवगढ़ झांसी, सी है भूमरा मध्य प्रदेश और डी है तिगवा मध्य प्रदेश। तो जो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ से राइट हो जाएगा बयाना भरतपुर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, ए कुमारगुप्त, बी है स्कंदगुप्त, सी है समुद्रगुप्त और डी है चंद्रगुप्त प्रथम। तो जो सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ए जो है कुमारगुप्त प्रथम जो है यहाँ से सही हो जाएगा। तो इनको क्या माना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गुप्त काल से कुछ संबंधित कुछ और भी क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।